1797 में भारत में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा अफगान सैनिकों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी पर बन रही है अनुराग सिंह की नई फिल्म केसरी, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के एक्टर और निर्देशक खुद मौजूद है। मेरे साथ हैं खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा और अनुराग सिंह जी। सबसे पहले परिणीति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी पुरानी कहावत है सिखों के बारे में कि एक सिख जो है 1.25 लाख पर भारी होता है जी। इसी तरह की एक लड़ाई में आई थी, वो कौन सी लड़ाई थी? इसी तरह की एक लड़ाई पर वो कहावत आई थी, वो कौन सी लड़ाई थी? यही ना, हमारी ना। बताओ, आपको पूछा मुझे। मैंने सोचा कि आप बड़े थॉरो रिसर्च करती हैं। आप ऐसी मैंने रिसर्च नहीं की, मुझे नहीं पता था मेरा आज एग्जाम होने वाला है। नहीं, एग्जाम तो बड़ा आसान सा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि केसरी के बाद एक फिल्म वो भी आनी चाहिए जिसपे लड़ा जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि केसरी के बाद एक फिल्म वो भी आनी चाहिए जिसपे लड़ा जाना चाहिए, जिसमें 40 सिख सैनिकों ने 10 लाख मुगलों को पछाड़ दिया। कौन? अभी पर्ची के बाद भी नहीं समझ आ रहा था। नहीं पता मुझे तो। ये जो थी ये 1709 में लड़ी गई थी और इस युद्ध के नायक थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उन्होंने 10 लाख चमकौर साहब, बैटल ऑफ चक्कर। तो अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शुरुआत आपसे ही करते हैं अनुराग से। अनुराग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केसरी का सीक्वल भी बनेगा इस फिल्म में, जिसके बाद ये शुरू हुआ कि एक सिख जो है 1.25 लाख पर भारी है? जी, केसरी तो एक स्टैंड अलोन फिल्म है। अभी इसका सीक्वल तो नहीं, अगर उस पर कभी फिल्म बनाने का मौका मिलता है तो वो एक अलग फिल्म होगी, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की लड़ाई है। गुरु गोविंद सिंह जी का खुद उसमें है, प्रेजेंस की बात है, तो वो एक अलग जोन है टोटली। तो यू कांट कॉल दैट अ सीक्वल, वो तो एक अलग ही फिल्म होगी। फिर से शुरू करते हैं परिणीति। सबसे पहला सवाल आपसे, केसरी में आपका जो किरदार है, ये पूरी युद्धों पर आधारित फिल्म है। एक 21 जांबाज सिख सैनिकों को हम देख रहे हैं कि वो 10,000 की सेना के साथ कैसे युद्ध करते हैं। आपका रोल किस तरीके का इस पूरी फिल्म में? मुझे ऐसा लगता है जो जिस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी बताई जा रही है, उनकी जो लव स्टोरी है अपनी बीवी के साथ, मैं उनकी बीवी का रोल कर रही हूँ। और पूरी फिल्म में जब भी वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं, तो उस टाइम पे हम दोनों में किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह की हमारी बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। तो बहुत ही खूबसूरत रोल, बहुत ही एक फ्रेंडली बैंटर वाला एक रिलेशनशिप का रोल है, जो मैंने एक्चुअली फिल्म सुनने से पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का रिलेशनशिप होगा इन दोनों में। बट अनुराग सर ने एक्चुअली बहुत ही एक मॉडर्न सोच वाले दो लोग, लेकिन उस एरा में जीने वाले ऐसी एक कहानी लिखी है। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। अक्षय, केसरी ये फिल्म और इसके बारे में 1897 की लड़ाई, हमारे इतिहास में कोई बहुत ज्यादा इस लड़ाई के बारे में लिखा नहीं गया है। अनुराग जब ये थॉट लेकर आए तो आपको क्यों लगा कि इस जॉनर की फिल्म आपको करनी चाहिए? एक्चुअली दीपक जी, मेरे को इसके बारे में बहुत पहले से भी पता था। इसके बारे में काफी लोगों ने फिल्म बनाने की कोशिश भी की, मुझे भी अप्रोच किया गया था इसके लिए, लेकिन मुझे वो अभी कभी भी स्क्रीन पे सही नहीं लगा था। फिर करण जौहर जी इसके वापस लेके आए। ये मेरी जिंदगी में तीसरी बार था किसी ने अप्रोच किया था बैटल ऑफ सारागढ़ी पे फिल्म बनाने के लिए। तो मैंने वो कहानी सुनी, तो उस वक्त मुझे सब कुछ सही लगा, और मुझे लगा कि इसके लिए सबसे बेहतर इंसान होंगे अनुराग सिंह, जिन्होंने काफी पंजाबी फिल्में की है। इन्होंने इज ए नेशनल अवार्ड विनर, और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, जब ये राज कवर के साथ काम करते थे एज एन असिस्टेंट, तो मैं तब से जानता हूं। एंड इनकी मैंने सारी फिल्में देखी हुई है पंजाबी, एंड आई वॉज वेरी श्योर दैट ये फिल्म अगर कोई डायरेक्ट कर सकता है तो अनुराग ही कर सकता है। तो इनको बुलाया गया था। फिर इन्होंने बैठ के पूरी फिल्म को फिर से रिवर्क करके इसके डायलॉग लिखे, करीबन 3-4 महीने ये आराम से अकेले बैठ के इन्होंने लिखा, एंड देन देयर इट वाज जो भी ये फिल्म है, एंड दैट इज हाउ मेरी जिंदगी में पूरी फिल्म आई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो दर्शक इस फिल्म को देखने जाए वो समझना चाहेंगे कि वाकई ये केसरी फिल्म बनी है बैटल ऑफ सारागढ़ी पर। सारागढ़ी की बैटल वाकई में थी क्या? मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सोचो कि हम सिर्फ 21 लोग हैं और सामने 10,000 इन्वेडर्स खड़े हुए हैं। अब इनके सामने लड़ना है, मौत निश्चित है।
वक्त है, भाग जाओ, भाग भी सकते हो, मौका मिला था उनको भागने का, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरु के लिए इन्होंने ये कहा कि हम पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और ये लड़े। सोचने वाली बात है कि सुबह 9 बजे ये लड़ाई शुरू हुई और इन 10,000 लोगों ने सोचा कि हम आधे घंटे में इन 21 सिखों को मार गिराएंगे और उसके बाद हम आगे जाके हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, वहां से एंट्री करेंगे। लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी गलत हो गई कि सुबह 9 बजे ये शुरू हुई, शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ये लड़ाई चलती रही। ये वो 21 जनों को खत्म ही नहीं कर पाए। जो लास्ट आदमी मरा था, जो शहीद हुआ था, वो था 5:30, 6 बजे। और तब तक पीछे से एनफोर्समेंट आ गई थी और इन सब 10,000 मतलब जितने भी बचे थे उन लोगों को भागना पड़ा था। तो आज भी अगर हम गूगल करते हैं तो बड़े गर्व की बात है कि ये लड़ाई के बारे में गूगल में भी सबसे मतलब अगर आप लिखोगे कि 5 बिगेस्ट बैटल इन दिस वर्ल्ड तो ये नंबर 2nd या 3rd पे आता है। और इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि अगर 6 सैनिक हो तो वो बैटल कभी हार नहीं सकते। तो बिल्कुल सही है ये। और कमाल की बात यह है कि वहां दे सेलिब्रेट सारागिरी डे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहां भी सारागिरी को बनाया जाए, मतलब इस दिन को बनाया जाए और जश्न मनाया जाए इसके ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपका लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट लुक है, एक लंबी सी दाढ़ी है, एक बड़ा सा पग है, तो क्या वेल थॉट, क्या थॉट से इस पूरे लुक को बनाने के वक्त क्या रिसर्च किया था? देखिए रिसर्च तो ऐसा है कि कुछ फोटोग्राफ्स उस जमाने के हमारे हाथ लग गए थे, कुछ किताबों के अंदर से निकाल के, तो वहां से उसी को लेके इसको बनाया गया था। अब वो एग्जैक्ट है या नहीं वो तो खैर भगवान ही जानता है, क्योंकि उस वक्त के एरा के कोई भी लोग जिंदा नहीं है। कुछ गिनती के करीबन 3 या 4 फोटोज थे और उसी को लेके डायरेक्टर साहब और हमारे जो आर्ट डायरेक्टर्स उन्होंने भी उसी हिसाब से पूरा विजुलाइज करके फोटो भी बनाया था। फिर मेरा लुक भी उसी हिसाब से, यूनिफॉर्म भी उसी हिसाब से पहना गया था। सो उस वक्त जो पगड़ियां थी करीबन 1.5-2 किलो की पगड़ियां होती थी और ये भी पगड़ी मेरी जो पहनी है ये भी करीबन 1.25 किलो की पगड़ी थी। तो ये जो आपका जो आपके साथ इनका जो अफेयर चलता है फिल्म के दौरान आपके साथ जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस केमिस्ट्री के अंदर क्या ये फ्लैशबैक में चलती है, क्योंकि सैनिक तो लगातार युद्ध लड़ रहा है, तो ये कैसे आती है फिल्म? कैसे? इसका जवाब मैं दूं। ऐसा है कि ये बहुत अच्छी तरह इन्होंने लिखा है कि एक सैनिक जब तैनात होता है बॉर्डर पे, अभी की भी बात ले लो और तभी की भी बात ले लो, सैनिक लेकिन उसके दिमाग में जब तक लड़ाई शुरू नहीं होती है उसके दिमाग में घर वाले जरूर आते हैं, मां आती है, पिता आता है, बीवी आती है, बच्चे आते हैं। तो इन्होंने ये इस चीज को साथ में अच्छी तरह लेके इनका रोल जिस हिसाब से लिखा, क्योंकि ये कहानी जो बेसिकली कहानी है ये 2 दिन की कहानी है। मेरा सारागिरी पहुंचना, पोस्ट संभालना, रात को खाना वाना खा के सुबह उठना और 9-10 हजार लोग बाहर खड़े हैं और लड़ाई शुरू और हम शहीद हो जाते हैं, ये कहानी। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी, मतलब एक सोल्जर की जिंदगी में हमेशा उसके घर वाले, उसकी पत्नी उसके साथ रहती है। वो कई बार होता है, हमने कई बार देखा, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि एक सोल्जर जो होता है उसके पास पर्स में अपनी बीवी की फोटो होती है, वो फोटो को देख के बात करता है। अब उस वक्त तो फोटो थी नहीं, वो सिर्फ विजुअलाइज कर सकता है। तो मैं इनका जो किरदार है मैं इसको विजुअलाइज करता हूं कि मेरी बीवी आई हुई है, मुझसे बातचीत करती है और फिर चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो पूरी फिल्म के अंदर मैं इससे बातचीत करता था। ये है अपने गांव और मैं हूं बॉर्डर पे, लेकिन ये आती रहती है मेरे विजुअल में। अक्षय आपने बहुत सारी पीरियड फिल्म की है, कई सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जो रियल इवेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या उसके आधार पर ही बने हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या अलग करना पड़ा उन तमाम फिल्मों से? सच कहें तो क्योंकि मैं इनको फॉलो करता रहा, क्योंकि इन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ। मैं फिल्में करता हूं साल की 4, ये फिल्म करते हैं 1, तो इनका रिसर्च मुझसे कई ज्यादा है।
तो रादर कि मैं कुछ सोचूं इसके बारे में पढ़ूं वढ़ूं, यही मुझे सब कुछ बता देते थे। जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल का रिसर्च रहा है और उसके बाद जाके फिल्म को शुरू किया गया था। तो इन्होंने ही सारा कुछ होमवर्क किया था, इन्होंने ही सारी फोटो दिखाई, और बल्कि आज ही मुझे अब भी पता चला है कि आपको बताऊं, मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि जहां सारागिरी है, बेसिकली अब वो जगह तो पाकिस्तान में चली गई, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में थी। अब वहां पता चला है, आज ही सुबह मुझे पता चला कि अब उधर गुरुद्वारा भी बनेगा, तो वहां गुरुद्वारा बन रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। परिणीति, आपको किस तरह का रिसर्च करना पड़ा, आपने किस तरह से तैयारी की इस पूरी फिल्म के लिए? बिल्कुल जैसे अक्षय सर ने कहा, एक्चुअली हम बहुत लकी थे एज एक्टर्स की हमारे पास इतना वेल रिसर्च डायरेक्टर जो एक्चुअली फिल्म का राइटर भी है, विच ऑलवेज हेल्प्स। तो उन्होंने एक्चुअली इतना कुछ इंफॉर्मेशन हमें डाउनलोड करके दिया कि सिर्फ उसको अगर हम फॉलो करें ना तो हम लोग ऑथेंटिक हो सकते थे। एंड मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये एक फिल्म है जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कुछ भी एक गलत आउट ऑफ कैरेक्टर चीज नहीं करना चाहती थी। तो ऑल्सो मैंने थोड़े कम दिन शूट किए हैं, लड़कों की शूट ऑब्वियसली कई ज्यादा थी, तो कैरेक्टर में जल्दी आने के लिए मैं और भी अनुराग सर से बहुत क्वेश्चंस पूछ के उनका अच्छा वाला इंटरव्यू लेके हर रोज सुबह एंड मैं सेट पे जाती थी। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी इजी फॉर अस टू बी इन दिस फिल्म, क्योंकि अनुराग सर ने एक्चुअली और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा, वो बहुत प्रिपेयर्ड थे जब वो सेट पे आए। अक्षय, कितना वक्त लगा आपको इस तरह का गेटअप तैयार करने के लिए, और कितने लंबे वक्त तक आपने इसके पूरे स्टंट के लिए, इसके शॉट्स के लिए, इसके क्लाइमेक्स के लिए कितना लंबा शूट करना पड़ा? फिर मुझे पूरे तैयार होने के लिए, सब कुछ रेडी करने के लिए, पग पहनने के करीबन 35 से 40 मिनट लगते थे दिन में, और हमने करीबन मेरी जो शूटिंग रही है करीबन 52 दिन की। और परिणीति, आपके लिए? आई थिंक ये मेरी पहली फिल्म है जहाँ पे मुझे हेयर एंड मेकअप में कम टाइम लगता था हीरो से, क्योंकि सर को ऑब्वियसली उनका गेटअप काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमारे लिए थोड़ा हेयर मेकअप ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हम उस इरा से ट्रू होना चाहते थे। उस टाइम लड़कियां बहुत सिंपल ड्रेस होती थी, तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा एक्चुअली नहीं लगते थे। सो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग, मैं हमेशा सेट पे कंफर्टेबल थी। उससे ज्यादा एक्चुअली कुछ ज्यादा कठिनाइयां नहीं थी, शूट बहुत ही आसान था एंड मजा आया एक्चुअली करने में। मजा आया जी, बहुत मजा आया। आप मुझे बताइए कि आपने कितनी उधारी अभी अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि ये तो मतलब टॉप सीक्रेट जो है, ये पूरी की पूरी तरह ओपन हो चुका है। बल्कि आज भी हारी है। अच्छा, आज भी करीबन इन्होंने सर बस बिल्कुल 10 मिनट पहले ही मैं उनसे और पैसे हारी हूँ, और अगर आप 2 घंटे बाद ये इंटरव्यू फिर से लेंगे तो तब तक और उधारी बढ़ चुकी होगी। ये क्या आदत डाल दी अक्षय भाई ने आपकी? मैंने नहीं डाली है। हाँ। ये देखिए, ये आज का नोट है 2000 का। 2000 ले अभी बाकी है। अभी कितने बाकी है तो बताइए। सुबह की बात है, अभी दोपहर हो गई है, तो दोपहर का एक अकाउंट जाएगा। नहीं, ये क्या करती है? खेलते क्या है? ये लूडो सांप सीढ़ी लूडो, और क्या है, इसको शौक है कि डबल कुछ, ये सोच रही कि मैं एक ही झटके में वो जो माल गया है वो वापस आ जाए। लेकिन तू ही तो बोल दिया डबल कुछ। सर झूठ बहुत बोलते। अच्छा, तू तो कैसे आ रही है? वो अभी नहीं, हमारी आदत, जैसे आपने कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी आदत बिगड़ गई है, क्योंकि हम लोग चलते चलते किसी भी चीज पे बेट लगा सकते हैं। जैसे हम लोग बेट लगाते हैं कि अच्छा, अरे अभी 5,000 और हारी है। तो मैंने इसको कहा था कि देखना, दीपक जी जो है सबसे पहला प्रश्न तुझे ही पूछेंगे। तो मैंने इतने सारे इंटरव्यू किए, मैं मुझे मालूम है सबसे पहले जो है वो पूछेंगे हीरोइन से कि हाँ भाई ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। तो भाई आप मुझे मिलने चाहिए ना सर, आप मुझे दो, ये 5,000 आपकी वजह से हार गई मैं। प्लास्टिक मनी से काम चलेगा तो मैं दे सकता हूँ। मुझे मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि सर ने पहले से सेटिंग की थी आपके। मैं अब तेरे सामने तो आया, आप दोनों साथ आए। मैं हमारे घूम रहे हैं, हमारे टीम वाले कौन घूम रहे हैं? पर कौन अंदर आया? बता, प्रियंका, हमारी आंखों में देखकर नहीं, कोई नहीं। कौन अंदर आया तो मुझे बताइए ना। मुझे मैंने आपसे हेलो किया, आपके साथ खुलासा करना चाहती हूँ। जब हारो ना तो ईमानदारी से पैसे दे दिया। ईमानदारी से मेरा बैंक अकाउंट कम होता जा रहा है रोज ब रोज। बट मुझे बताइए कुल कितने पैसे आप अक्षय से हारी हैं तमाम गेम्स में, चाहे लूडो हो, सांप सीढ़ी हो, कार्ड हो? लगा लो ना, हिसाब दिन के 2, 3, 5,000 तो जा रहे हैं आप। मतलब 52 दिन की शूटिंग। 52 दिन की शूटिंग। अच्छा, आप कितने? मेरा रोल इनसे थोड़ा छोटा है फिल्म में। 5-6 दिन। तो 5-6 दिन में 5,000 रोज के हिसाब से
25,000? 25,000। 25,000? कम है सर। जिसमें से इसने अभी तक 20,000 नहीं दिए हैं। पहले ये सब और मैंने तो सुना इंस्टाग्राम पे आपने कोई फोटो डाला है पैसे देते हुए। सर आप पहले जो मेरे पैसे अभी बाकी आप पहले वो मुझे दिलाओ, उसमें मैं कहाँ से दे रहा हूँ? मैं कहाँ से दे रहा हूँ? किसने देने हैं आपके पैसे? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये मेरे डायरेक्टर से 10 लाख रुपये। हाँ, मुझे 10 लाख देने हैं इन्होंने। चल रही है तो अभी नहीं चल रही क्या? वो खत्म हो गई? ये हम पिक्चर की रिलीज के बाद बात करें कि वो पैसे अंदर सर मेरी बेट इज नॉट काउंटेड, और बाकी जितने भी लोग अक्षय सर तो हारी है कि नहीं ये बता दे सर। अनुराग के 10 लाख रुपए हारी की नहीं। एंड दैट वाज द इजीएस्ट बेट टू विन ना, सबसे आसान शर्त थी जो जीती बहुत है। बेट में चलू सर, आप कुछ और पूछो। अच्छा अक्षय, होली पे फिल्म रिलीज करना, इसका कोई स्पेसिफिक कारण या फेस्टिव माहौल है, इस तरह की फिल्म लोग पसंद करेंगे? देखिए, केसरी भी रंग है और मेरी फिल्म एग्जैक्टली नवंबर में खत्म हो गई थी पिछले साल, और फिर हम रेडी हैं। तो और क्या होता है, आजकल तो इतनी फिल्में रिलीज हो रही होती है, ज्यादा डेटें मौजूद ही नहीं होती पिछले साल, और फिर हम रेडी हैं। तो और क्या होता है, आजकल तो इतनी फिल्में रिलीज हो रही होती है, ज्यादा डेटें मौजूद ही नहीं। अगर कोई हिंदी नहीं आ रही तो कोई हॉलीवुड की आ रही होती है, तो वक्त इतना है नहीं। तो ये एक डेट उस वक्त खाली पड़ी हुई थी, 1 साल पहले ही हमने बुक कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। आपने हाल ही में पुलवामा के जो शहीद लोग थे उनके लिए फंड रेज किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये थॉट आपके दिमाग में कब से आया? क्योंकि काफी टाइम से आप इन तमाम लोगों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के लिए फंड रेज कर रहे हैं। कितना अभी तक कलेक्शन हो और देश का कितना सहयोग? फंड मैं नहीं जमा कर रहा, फंड तो मतलब बेसिकली जितने भी पैसे हैं ये सारे सिविलियंस देते हैं, और ये सीधे के सीधे शहीद के परिवार के सीधे बैंक अकाउंट में जाता है, ना किसी एनजीओ में जाता है, ना सरकार के पास जाता है, ये सीधे उनके अकाउंट में जाता है। और जिनके अकाउंट में जाता है उनको पता चल जाता है कि दीपक जी ने दिल्ली से 10,000 रुपए भेजे, तो जब उनको पता चल जाता है उनका बैंक अकाउंट ही बता देता है कि दीपक चौरसिया 10,000 रुपए भेजे हैं। तो जब पड़ जाता है तो बोल देते हैं, रात को सोने से पहले बोलते हैं, दीपक जी आपको भगवान भला करे। तो मैंने क्या किया, एक आइडिया आया था तो मैंने बताया सबको कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो सरकार ने ये पूरा बैठ के बनाया, और भारत के वीर जो ऐप है ये उनके लिए बनाया। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि करीबन 400-500 शहीदों को हम मतलब यहां से पैसा जा चुका है। वैसे भी सरकार तो देती है जो देती है, और हम सिविलियंस हमारा सिविलियंस की तरफ से हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते थे, तो ये एक तरीका लाया। भारत के वीर का जो ऐप है ये कब से चालू है और ये क्या लगातार चलता रहेगा? जी, ये मैं सिर्फ जनता की जानने के लिए जी, ये बहुत जागरूकता बना। जी बिल्कुल चलता रहेगा। ये करीबन मैंने आज से 1.5 साल पहले शुरू किया था। इसमें कम से कम करीबन 150 करोड़ से मतलब वहां तक पैसे जा चुके हैं। एंड अब हमने ये भी डाला हुआ है कि दिव्यांग सोल्जर्स जो हैं जिनके लिम्स, हाथ, आंख जो नहीं होते, उनका भी नाम इसमें आया जाए, उनको भी पैसे दिए जाए फ्रॉम सिविलियन। अक्षय, एक बड़ी बात यह है जैसे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए हाल ही में पुलवामा में, लेकिन अभी तक ये पेच फंसा हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कभी शहीद का दर्जा मिलता है और कभी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपने कभी कोई पहल की कि नहीं इनको भी शहीद? नहीं, मैं इन पॉलिटिकल चीजों के अंदर मैं कभी घुसता नहीं हूं, मुझे इसके अंदर कोई पहल नहीं करनी। ये सरकार जानती है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम एक सिविलियन है, ये एक छोटा सा आइडिया था, ये मैंने किया, और मैंने कभी इस चीजों के बारे में ना सोचा है। मेरा काम है फिल्में बनाना, मैं फिल्में करता हूं, और फिल्मों के अंदर कभी कभी सोशल फिल्में के ऊपर मुझे कोई फिल्म मिल जाती है तो उस पर काम कर लेता हूं। आपको क्या लगता है जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से हुई उसने भारत को एक अलग लीग में ले जाके खड़ा कर दिया कि हम पलटकर बदला लेना भी या पलटकर वार करना भी जानते हैं? बदला सही शब्द नहीं होगा, आप क्या सोचते हैं? अभी देखिए, जैसे कि इस फिल्म के अंदर एक बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी है अनुराग साहब ने, तो वो कहता है कि हम यहां लड़ने आए हैं, इन लोगों की मस्जिदें बनाने नहीं आए। तो मैं पलट के जवाब देता हूं कि जब लड़ने का वक्त आएगा तब हम लड़ेंगे, रब से कैसी लड़ाई। अब हम मस्जिद की मरम्मत करेंगे, बनाएंगे। तो ये जो लड़ाई झगड़ा ये मैं
शुरू कैसे होता है, ये सारी चीजें शुरू कैसे होती है? सबसे ज्यादा पहले सबसे शुरू होती है ये रिलीजन की वजह से। रिलीजन इज जो जड़ है वो रिलीजन है, वरना आप में, मुझ में, किसी में, यहां जितने भी खड़े हैं लोग, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा ये सब चीजें ना हो और ये किसी के भेदभाव ही ना हो। तो मैं जब इसने ये लाइन मुझे सुनाई थी, मुझे इतना खुशी हुई कि मुझे ये लाइन मिल रही है बोलने के लिए। और हकीकत बात तो यही है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, है क्या लड़ाई है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट रिलीजन। वो भी इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, और रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन है या उसका एक्सप्लॉयटेशन है। रिलीजन तो कहाँ सिखाता है, रिलीजन तो कोई भी नहीं बोलता कि ऐसे आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, बट उसको घुमा फिरा अपने हिसाब से उसको घुमा लेते हैं, उसका मतलब घुमा लेते हैं, तो शुरू हो जाता है। अनुराग, आप क्या सोचते हैं जो एयर स्ट्राइक भारत ने की, उसके बाद भारत ने एक अलग स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने दिया, आपको लगता है कि भारत सरकार के उस कदम के बारे में या देश के उस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं एज ए थॉटफुल प्रोड्यूसर एंड राइटर? दो बातें आती हैं इसमें। एक तो ये है कि एज अ पीस लविंग पर्सन ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता हूं मैं, तो मेरा ये होता है कि यार कहीं भी कोई झगड़ा, कोई भी भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी घर का कोई बच्चा, किसी माँ का बेटा, किसी वाइफ का हस्बैंड, किसी बहन का भाई, कोई भी, किसी को भी कोई किसी तरह का नुकसान, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेरी प्रेयर ये होती है। बट अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप पे कोई खतरा है, कोई ऐसी बात ऐसी बन जाती है कि आप अनअवॉइडेबल है कि आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा, तो अगर हथियार उठाना ही पड़ेगा तो फिर उठा लेना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये पीस बना रहे, सब खुशी से रहे, मिलजुल के रहे, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो अगर आपको वो करना वो जरूरी है, तो फिर शायद कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड भी होता है कि अगर आपको वो जरूरी है तो आप करते हो। That means basically you have to get into self-defense mode. Yeah. Yes. और आप इस सेल्फ डिफेंस, क्योंकि भारत ने पिछले कई दशकों से या भारत के आजादी के इतिहास के बाद इस तरह का सेल्फ डिफेंस कभी नहीं हुआ, क्या आप इसको भारत सरकार करता है? जैसे इन्होंने सही कहा, इट इज अ सेल्फ डिफेंस मोड। जो भी है सेल्फ डिफेंस है। एक आवाज है जो टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज है। परिणी जी, आप क्या सोचते हैं? मैं खुद एक आर्मी कैंप में बड़ी हुई हूँ, तो मैंने काफी आर्मी की फैमिलीज को बहुत ही करीब से देखा है, इवन तो हम लोग सिविलियंस हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज सिविलियंस हम में से किसी को भी हक ही नहीं है इन बातों पे चर्चा करने की, क्योंकि एज सिविलियंस हम लोग इतनी ज्यादा प्रिविलेज पोजीशन में हैं कि आर्मी वालों ने हम लोगों को इतनी सुकून की जिंदगी दी है कि हम कोई नहीं होते कि हम एक एसी के कमरे में अपने सोफे पे बैठ के इस चीज पे चर्चा करें कि इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिफेंस फोर्सेस का काम है वो, और वो वहां जाकर जंग लड़ते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए अपनी जीवन कुर्बान करते हैं। जब जंग नहीं भी होती तो भी वो अपना जीवन कुर्बान कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ठंडी जगहों में, जहां पे उनके पास ना लग्जरी बेसिक कंफर्ट, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें होती है उनके पास, ना उनको कुछ ऐसे आरामदायक जिंदगी दी जाती है जो हम लोग सब जी सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सबको ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज पे आप चर्चा बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा कोई हक ही नहीं बनता। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, और उन लोगों को ही पता है कि क्या सही करना है, हमारी सरकार को और डिफेंस को, हम लोगों को नहीं। ठीक है अक्षय, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगते हैं कि 250 मारे गए, कि 400 मारे गए, आप इसका सबूत दीजिए। आपको लगता है कि देश हित में इस तरह की मांग उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे देश वालों को या दुश्मन देश वालों को इस तरह की मांग से फायदा होता है? जैसे मुझे आज इन्होंने ये जो बात बोली है, एंड आई वाज लिसनिंग टू परिणीति, मुझे बहुत बिल्कुल सही बात है कि हम कौन होते हैं इसके ऊपर चर्चा करने वाले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज ये तो अंदरूनी बात है, ये तो खुफिया चीजें होती हैं, ये सरकार को ही पता होती है, डिफेंस को ही पता होती है। तो जैसे आपने भी ये प्रश्न पूछा है कि हम कौन होते हैं ये सब कुछ मांगने वाले? ये सरकार को पता है क्या करना है, ये डिफेंस को पता है क्या करना है, पैरामिलिट्री को पता है क्या करना है। मैं भी आज से यही बात है, सही लगी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी कि बेसिकली इनको अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि
हम ही ने इनको चुना है और इनको अपना काम करने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं केसरी जो होली के नजदीकी बॉक्स ऑफिस पर आ रही है वो धमाल करेगी, और केसरी एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जो भारत के लिए इतिहास में एक बहुत अलग जगह रखती है, और उम्मीद करते हैं कि अक्षय कुमार आने वाले वक्त में कुछ और ऐसी शानदार फिल्में हमारे सामने रखेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।